गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय दूसरा भूगोल का अध्याय दूसरा का भाग 3 अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने भाग 1 पढ़ा था, भाग 2 भी पढ़ा था, अब है भाग 3। उस पाठ का शीर्षक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्य प्राणी। तो पहले जो भाग में आपने अध्ययन किया था मृदा के बारे में अध्ययन किया था, फिर दूसरे भाग में भूमि और जल के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, अगर हम बोलते हैं तो हमारा जीवन इन लोगों के ऊपर निर्भर है। प्राकृतिक वनस्पति है जो वो उसी के ऊपर से एक छोटी सी कहानी उसमें दी हुई है कि बच्चों को किस प्रकार से उनकी जो टीचर है वो बताती हैं कि ये जो प्राकृतिक चीज़ है वो हमको किस प्रकार से प्राप्त होता है ना। तो इसमें प्रदर्शनी में उन लोग घूमने जाते हैं स्कूल के बच्चे, और उनके साथ में उनकी टीचर जो रहती हैं वो, उसी में एक मोना नाम की लड़की रहती है। वो मोना एक हैंड पर्स को उठाते हुए बोलती है कि ये बहुत सुंदर है। तो उसकी टीचर देखकर उनको बोलती है कि हाँ ये बहुत सुंदर है, ये पटसन जूट से बना हुआ है। उसी में एक लड़की रहती है, वो एक स्कार्फ होता है, स्कार्फ जो कान में बांधते हैं, वो स्कार्फ को उठाकर देखती है, वो जो रेशमी धागों से बना हुआ था। तो उनकी टीचर ये बताती है ये रेशम के धागे से बना हुआ है, ये बहुत सुंदर है। और ये जो चीज़ है वो शहतूत के पेड़ों पर जो रेशम की इल्लियाँ पाली जाती हैं, वो रेशम की इल्लियाँ कोकून तैयार करती हैं। कोकून किस प्रकार से बनता है? कोकून जो देखोगे बेर के और शहतूत के पौधे में रेशम की इल्लियों को पाला जाता है, और वो इल्लियाँ अपने लार के द्वारा एक कवच तैयार करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? शहतूत। और उसी को वो साफ करके उसमें से धागा निकाल कर ये स्कार्फ बना हुआ होता है। फिर इसी में उन लोग देखते हैं कि वहीं प्रदर्शनी में बहुत सुंदर सुंदर जो बांस के बने हुए चीज़ होते हैं, जैसे देखोगे डलिया था, टोकनी था, सूपा था और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बारे में उनकी टीचर बताती है कि जो उत्तरी देश है, उत्तरी पूर्व देश है, जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर ये सारी वस्तुएं, क्योंकि वहाँ पर बांस का उत्पादन बहुत अधिक होता है, और बांस का उत्पादन अधिक होने के कारण से वहाँ से इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें वहाँ से बनाकर लेकर आया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति जो है, प्रकृति जिसमें पेड़ पौधे हैं, उनसे हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसी में देखते हैं जो प्राकृतिक है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर हैं, और निर्भर होने के कारण से ही जिसमें हम पेड़ पौधे को प्रमुख रूप से लेते हैं। वन्य प्राणी भी है लेकिन पेड़ पौधे प्रमुख रूप से है। ये पेड़ पौधे किस प्रकार से होते हैं? आप देखोगे जहाँ पर की जलवायु जिस प्रकार की होगी उस प्रकार से वहाँ पर के पेड़ पौधे होते हैं। उष्ण आर्द्र वाले क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत अधिक जैसे गर्मी पड़ती है, वहाँ पर देखोगे बहुत अधिक गर्मी। उष्ण प्रदेशों में कटीले वृक्ष वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मोटी पत्ती रहती हैं, और इसमें खास करके देखोगे इनकी जो जड़ें होती हैं ये बहुत अधिक लंबी होती हैं, नीचे ज़मीन पर बहुत लंबी होती हैं। उसी में देखेंगे पर्णपाती वन, जिसमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक ठंडी दोनों ही पाए जाते हैं। शीतोष्ण, शीत भी रहता है और उष्ण भी रहता है, वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो एक ये वाष्पोत्सर्जन से कि हानिकारक चीज़ों से बचने के लिए एक विशेष ऋतुओं में अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, इन लोग गिरा देते हैं। तो हमारे यहाँ भी वही है कि बसंत ऋतु जैसे ही आता है वैसे ही हमारे यहाँ पूरे आसपास के पत्तियाँ झाड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। और एक है इसमें देखोगे, इसी में एक है कि शीत कटिबंध में देखोगे वहाँ पर बहुत अधिक बर्फ जमे रहने के कारण से, जैसे टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश में लाइकेन जो काई होता है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। और रहा आपका देखोगे जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं,
सदाबहार वन, जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें बहुत अधिक हरियाली होती है। हरियाली, इसमें कभी भी हमको ये नहीं दिखता कि इसमें झाड़ की पत्तियाँ गिरी हुई होती हैं। ये जो वन होता है ये सदाहरित होते हैं, सदाबहार वन कहा जाता है इसको। ये मानसूनी वन सदाबहार वन वाले क्षेत्र में जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वनों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। वन भूमि है, कहाँ वन और घास भूमि और कटीली झाड़ी वाले वन तथा टुंड्रा प्रदेश वाले वन, है ना। तो इसी में देखेंगे जो चारों वन हैं, वन जो सदाबहार वन है, पर्णपाती वन है और मरुस्थली वन है और लाइकेन जो कि टुंड्रा प्रदेश के वन हैं, ये पूरे मिले हुए हैं। इन वनों से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, खास करके देखोगे जब वनों से हमको विभिन्न प्रकार की औषधि प्राप्त होती है, जैसे गोंद है ना, जड़ी बूटी है, ये प्राप्त होता है। और उसी में देखेंगे हमारे यहाँ जो इमारती लकड़ी का उपयोग करते हैं, वेल देते, उसका उपयोग करने के लिए हम वनों का ही उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो वन के पत्ते होते हैं इकट्ठे करके उसमें ह्यूमस बनता है जो जैविक खाद के काम आता है। तो वन हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। और वन तो प्रमुख रूप से हमारा जीवनदायिनी है, क्योंकि वन ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं वही ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में या पर्यावरण में होता है उसको उन लोग एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उनको वो ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में जो प्राकृतिक वनस्पति है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी पर आश्रित होते हैं वन्य प्राणी। वन्य प्राणी इसी पर आश्रित होते हैं। ये वन्य प्राणी देखोगे इसी में खास करके देखोगे जैसे परितंत्र होते हैं। परितंत्र जैसे हम बोलते हैं ना, हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, उसको हम अपना भोजन बनाते हैं, वो दूसरे में तीसरा में ऐसे करके एक चक्र सा बना हुआ होता है। वही परितंत्र इसमें चलता रहता है कि इसमें देखोगे जो वन्य प्राणी हैं वे भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे जैसे उदाहरण के लिए जैसे चील को हम लेते हैं। चील जो कि आसमान में तो उड़ता है, लेकिन जो धरातल पर अगर मरा हुआ जीव है, मृत जीव है, उसको क्या करता है, वो ग्रहण करता है। और ये इसीलिए इसको बोलते हैं चील को कि ये स्थल भूमि का बहुत ही शोधक साधन होता है कि आसपास के वातावरण को साफ करने में। और इसी में देखेंगे जो वन्य कीट होते हैं, वन्य जो कीट होते हैं मधुमक्खी, वो देखेंगे वो उनसे हमको शहद प्राप्त होता है। शहद फूल के पराग जो होते हैं उससे वो एकत्रित करके शहद का निर्माण करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। औषधि के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। इसी में देखेंगे कि यहाँ पर जो शेर, भालू, चीते जो है अनेक प्रकार के, इनको हम संरक्षित रखने के लिए या फिर ये एक इन्हीं से क्या होता है, हमारा जो वन है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। धीरे धीरे हमारे यहाँ देखोगे पहले के समय में जो जनसंख्या थी उस समय का और अभी की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। पहले की जनसंख्या जितनी थी उस हिसाब से उनकी उपयोग आवश्यकताएं कम थी, इसलिए वहाँ पर उस समय जो जंगल थे वो अधिक मात्रा में थे। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और यहाँ पर धीरे धीरे जंगल साफ होते गए, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लग गई थी। कृषि करने के लिए उन लोगों ने जंगलों को साफ किया, उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए उन्होंने जंगलों को साफ किया। उसी प्रकार से देखेंगे इसमें और जैसे कॉम्प्लेक्स बनाना है या दुकान है या बाजार है, मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनंत हैं और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जंगलों को क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे साफ करते जाना है। तो इनका जो संरक्षण करना है हमको, संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखेंगे अगर धीरे धीरे जंगल साफ होते जाएंगे, वन्य प्राणी साफ होते जाएंगे, तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो धीरे धीरे प्रदूषित होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो पाएगा, प्राकृतिक चीज़।
जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे वन है, बहुत जिन क्षेत्रों में वन बहुत अधिक मात्रा में है वहाँ पर वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि वन से ही हम उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है, वन से ही मिट्टी का कटाव कम होता है। मिट्टी को सुरक्षित रखने में वन बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी प्रकार से जो जल संग्रहण है, हमको भूजल जो प्राप्त होता है उसको बनाए रखने में भी वन का महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो वन से संबंधित होती हैं, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वन्य प्राणी हो, तो ये हमारे लिए उपयोगी हैं। तो इसी में हम देखेंगे कि वनों को संरक्षित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतु एवं पौधों और जंतुओं, इसमें जीव जंतुओं का आश्रय होता है और साथ ही परितंत्र को भी यह अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और यहाँ पर मानव हस्तक्षेप के कारण से पेड़ पौधे और जीव जंतु प्राकृतिक इसमें क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकट संपन्न हो गई है, मतलब बहुत सी ऐसी प्रजाति हैं, चाहे वन्य प्राणी की है चाहे वह पेड़ पौधों की हैं, वो मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण से क्या हो गया, धीरे धीरे संकट में पड़ गए हैं और वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो इसी ये कगार बना हुआ है। इसमें वनोन्मूलन, मृदापर्दन और मृदापर्दन निर्माण कार्य, और इसमें देखेंगे जो भूसंकलन है, ये क्या हो जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो भी कम होते जा रही है, मिट्टी का कटाव बढ़ते जा रहा है। भूसंकलन, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि भूसंकलन किसे कहते हैं। भूसंकलन वह प्रक्रिया है जो कि जमीन का जो धंसना होता है, वो भूसंकलन उसी के लिए होता है कि जहाँ पर बहुत अधिक वनों की कटाई होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर वनों को हम काटते जाते हैं तो पहाड़ का जो चट्टान होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खसकते जाता है। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा गांव ही भूसंकलन की चपेट में आ जाता है और वो दब जाता है। तो इसको सुरक्षित करने के लिए हम यहाँ पर इसमें हमको क्या है, वनों का संरक्षण करना बहुत अधिक आवश्यक है। इसी में आपको देखोगे इसमें बताया है, इसीलिए क्या किया है, हमारे सरकार ने कई सारे राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में देखेंगे भारत का सबसे बहुत बड़ा मतलब काजीरंगा जो असम क्षेत्र में है, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी है कानन पिंडारी जो है कानन राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि उसका उद्देश्य यही है कि हम जो प्राणी हैं यहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं उनको क्या कर सकें, हम सुरक्षित रख सकें। इसलिए इन्होंने क्या किया है, इन सारी उद्यानों का निर्माण किया है ताकि ये जो प्राणी है, वन्य प्राणी है, वो सुरक्षित रह सके। और इसी के आधार पर देखेंगे हम लोग जो वनों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वन को अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में रहेगी। तो वन को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करें, जलों का संग्रहण करके रखें। एक दूसरी बात है, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण कर सके और वनों की कटाई कम कर सके। चराई भूमिका में जो वनों में जो पशुओं को चराते हैं उसको कम कर सके। सरकार सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर जनता को जागरूक करना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी हम क्या कर सकेंगे, अपने वन्य प्राणी को और हमारे जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उनको हम बचा सकेंगे। अन्यथा ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम क्या कर सकेंगे, इन सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आप लोगों ने संसाधन वाले पार्ट में पढ़ा था कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनको निर्माण होने में कई वर्षों लग जाते हैं। तो उस समय का इंतज़ार करने से अच्छा है कि हम अभी से ही हम अपने प्राकृतिक जो पर्यावरण है, प्राकृतिक जीव जंतु हैं, जो हमारे वन्य प्राणी हैं, उनको संरक्षित करके रखें ताकि हमारे आने वाले समय में ये समस्याएं पैदा न हों।
और इसी में देखेंगे कि इसीलिए सरकार ने क्या किया है, इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह वृक्षारोपण, अभी हम लोग 7 जुलाई से जो वृक्षारोपण वानिकी महोत्सव मनाए थे, जिसमें कई जगह वृक्षों छोटे छोटे पौधे लगाए गए और उसका उद्देश्य यही था कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सके, पर्यावरण को बचा सके। और जो जीव जंतु है, इसमें जो वन्य प्राणी हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कड़क कानून बनाया है, जिसमें क्योंकि ये जो वन्य प्राणी है, इसमें कई ऐसे लोग होते हैं जिनको वन्य प्राणियों को मारकर उनकी जो खाल है, दांत हैं, हड्डियां हैं, ये सारी चीज़ों को विदेशों में या दूसरे राज्यों में बेचते हैं, जिसके कारण से उनको आवक बहुत अधिक होता है। किंतु धीरे धीरे ये प्रजातियां, जैसे शेर है, हाथी है, इनकी प्रजातियां क्या होते जा रही है, धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। तो इनको बचाने के लिए सरकार ने कड़क कानून बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसको कड़े दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, वन्य प्राणियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस पाठ में आपने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा है: भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो बच्चों, इस पाठ में आपने भाग पहला, भाग 2, भाग 3 में पूरा चीज़ का अध्ययन किए हो, किंतु इस पाठ का तीनों वीडियो आप अच्छे से देखोगे तब आपको ये बात समझ में आएगा। और इसके पहले, वीडियो देखने से पहले आप इस पाठ का अध्ययन अच्छे से करोगे, बारीकी से इस पाठ का अध्ययन करोगे और बीच बीच से छोटे छोटे प्रश्न हैं जो उसको निकाल कर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ताकि आपको छोटी चीज़ भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।